नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, आप अपनी जो क्लास चल रही थी आगे कंटिन्यूस क्लास को करते हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत अच्छा लगा दोस्तों जब आपके साथ में हम जुड़ कर के ऐसे लगता है कि जैसे ऑफलाइन क्लासों के अंदर अपन फेस टू फेस बातचीत कर रहे हैं, फिर भी अपन ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों हम आपके साथ रोजाना रूबरू होते रहते हैं। इसलिए दोस्तों आप अपनी जो पढ़ाई है उसको लगातार कंटिन्यू बनाए रखिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक न एक दिन जरूर आपको आपकी जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम दोस्तों आपको जरूर मिल करके रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपकी जो मेहनत है उसका दुष्परिणाम आपको नहीं मिलेगा, जबकि अच्छे परिणाम ही आपके सामने जरूर आएंगे। देखिए दोस्तों, हम इतिहास पढ़ रहे थे। भारतीय इतिहास के अंदर दोस्तों हमने प्राचीन भारत के अंतर्गत देख रहे थे कि हमने अब तक जो अपनी जो क्लासें हुई है उसके अंतर्गत आपने देखा कि अपन ने सिंधु सभ्यता से लेकर के आपके मौर्य काल तक अपन दोस्तों भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी हमने ले ली। अपना चल रहा था दोस्तों मौर्य काल। मौर्य काल के अंतर्गत दोस्तों अपन ने कल उसके बारे में सामान्य स्थिति, सामान्य परिचय के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि आपका जो मौर्य काल है उसकी शुरुआत कब हुई, समय अपन ने देखा था, उसकी स्थापना किस राजा के या किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, ये सब चीजें अपन ने दोस्तों कल देख ली थी। उसके बाद में भी आपने देखा कि अपन ने मौर्य काल के अंतर्गत दोस्तों देखा था कि आपके जो मौर्य काल है उसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों आपके मौर्य वंश की स्थापना भारतीय इतिहास के अंदर मगध नामक साम्राज्य के ऊपर की थी और उस व्यक्ति ने 322 ईसा पूर्व के लगभग आपके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जब आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कर दी, एक बार देखना दोस्तों, आपका जो मौर्य वंश है अपन ने कल देखा था इसका 322 से लेकर के 185 ईसा पूर्व ये समय काल आपका मौर्य वंश का माना जाता है। और इस ड्यूरेशन या इस समय के दौरान भारतीय इतिहास पर मगध जो साम्राज्य था उस पर किस वंश का शासन था? मौर्य साम्राज्य का शासन माना जाता। उसके बाद में अपन ने देखा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था उसके बचपन का जो समय था वो कैसा बीता, उसने कौन कौन सी चीजों का या कौन कौन सी परिस्थितियों का उसने सामना किया, कैसे उन्होंने चंद्रगुप्त को चाणक्य अपने साथ लेकर के गए, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, शिक्षा देने के बाद में उसने मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए कहा और उसको जीत करके आपके मौर्य वंश की स्थापना किसने कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी बाद में अपन ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो विजयी अभियान थे, ध्यान देना बेटा, कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध के ऊपर अपना शासन स्थापित कर लेता है, राजा बन जाता है, उसके बाद में उस व्यक्ति ने अपने विजयी अभियान किए। विजयी अभियानों के बारे में भी दोस्तों अपन ने कल देख लिया था कि आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य है उस व्यक्ति ने कौन कौन से विजय यानी कि कौन कौन से राजाओं को पराजित करके उसने अपने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। उसमें सबसे पहले अपन ने देखा कि आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उसने सिकंदर के महान जो राजा सिकंदर था उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। ध्यान देना बेटा, सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर महान का। सिकंदर महान के जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर और आपके चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में क्या होता है? युद्ध होता। ये अपन ने कल इसके बारे में जानकारी ले ली थी। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं कि आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का जो महान राजा था, उसने अपने विजयी अभियान के द्वारा आपके सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। पराजित करने के बाद में उसने अपना अंतिम जो समय है, ध्यान देना बेटा, कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय है उसने एक जैन साधु से दीक्षा लेकर के श्रवणबेलगोला नामक स्थान जो वर्तमान में आपके भारत के कर्नाटक नामक राज्य के अंदर स्थित है, और वहां पर चंद्र नामक जो पहाड़ी थी उस पहाड़ी पर जाकर के संलेखना पद्धति के द्वारा इस महान व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए। यहां तक की बात हो गई थी कब? कल। अब इससे आगे दोस्तों आज अपन शुरुआत करते हैं और नई शुरुआत करते हैं आपके इसी वंश के अंतर्गत और देखते हैं कि क्या है
क्या मजा आएगा दोस्तों अपने इस क्लास के अंतर्गत। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सभी को नमस्कार बेटा, बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए मौर्य वंश है, मौर्य वंश में अपने पहला राजा आपका चंद्रगुप्त मौर्य अपन ने देख लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में उसका बेटा आपके मगध नामक साम्राज्य के ऊपर शासन करता। अब देखते हैं, देखिए बेटा किस किस का कमेंट आता है कि चंद्रगुप्त के बाद में कौन मौर्य वंश का राजा बना। देखिए कि मौर्य वंश का राजा, देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त के बाद में मौर्य वंश का राजा बनता है कौन? बिंदुसार। ध्यान देना बेटा, कौन बनता है? बिंदुसार। चंद्रगुप्त के बाद में उनका बड़ा पुत्र बिंदुसार आपके मगध या मौर्य वंश का राजा बनता है। और इसका समय अपन एक बार देख लेते हैं बेटा। देखिए कि इसका जो समय है 298 ईसा पूर्व से लेकर के इस भाई साहब ने 274 ईसा पूर्व। इस समय के दौरान मौर्य वंश का जो राजा था आपका कौन था? बिंदुसार। ध्यान देना बेटा, चंद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाती है, कल अपन ने देखा 298 ईसा पूर्व में। उसके बाद में राजा कौन बना? बिंदुसार। मगध साम्राज्य का राजा बनता है। मगध साम्राज्य का राजा कौन बन गया? बिंदुसार। अब बिंदुसार के बारे में अपना आगे जानकारी देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। देखिए बेटा, चंद्रगुप्त के बाद में बिंदुसार राजा बनता है। ध्यान देना बेटा, कई बार पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त के बाद में मौर्य वंश का राजा कौन बना, तो आपका मौर्य वंश का राजा बना बेटा कौन? बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में आगे देखते हैं बेटा कि बिंदुसार के कई इतिहासकारों ने, ध्यान देना बेटा कि बिंदुसार के कई इतिहासकारों ने अपने अनुसार अलग अलग नाम बताए हैं। एक बार मैं उन नामों के बारे में दोस्तों अपन चर्चा कर लें तो अच्छी बात है। देखिए बेटा, बिंदुसार के नाम, बिंदुसार के नाम हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अमित्रो। ध्यान देना बेटा, बिंदुसार के नाम है अमित्रोचेटस। पहला नाम हमें बिंदुसार का प्राप्त होता है अमित्रोचेटस। क्या प्राप्त होता है? अमित्रोचेटस। अब ये किसके द्वारा दिया गया है? देखिए बेटा, यूनानी लेखकों के द्वारा। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा दिया गया है? यूनानी लेखकों के द्वारा बिंदुसार को क्या नाम दिया गया था? अमित्रोचेटस। ध्यान देना, क्या नाम दिया? अमित्रोचेटस। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अपने अनुसार क्या नाम दिया? अमित्रोचेटस। उसके बाद में अगला नाम हमें प्राप्त होता है कि वो है अमित्रघात। क्या नाम है? अमित्रघात। ये किसने दिया दोस्तों? ये नाम हमें मिलता है पतंजलि के महाभाष्य में। ध्यान देना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पतंजलि के महाभाष्य में बिंदुसार का क्या नाम मिलता है? अमित्रघात। क्या नाम हमें प्राप्त होता है बेटा? अमित्रघात। अगला नाम हमें प्राप्त होता है मद्रसार। क्या नाम है? मद्रसार। कहां मिलता है? वायु पुराण में। ध्यान देना बेटा, ये नाम हमें कहां मिला? वायु पुराण। वायु पुराण में अपने बिंदुसार का नाम क्या मिलता है? मद्रसार। देखिए बेटा, अमित्रोचेटस यूनानी लेखकों ने कहा, अमित्रघात पतंजलि ने कहा, और मद्रसार कौन कह रहा है? वायु पुराण इस भाई साहब का नाम बता रहा है।
उसके बाद में अगला नाम आता है सिंगसेन। क्या नाम आता है? सिंगसेन। ये किसने कहा? ये दोस्तों जैन ग्रंथों में हमें जानकारी मिलती है। कहां मिलती है? जैन ग्रंथों में। कहां जानकारी मिली दोस्तों? सिंगसेन नामक नाम की जैन ग्रंथों के अंदर हमें ये जानकारी दोस्तों प्राप्त होती है। उसके बाद में एक और अंतिम जो नाम है आपके बिंदुसार का, वो है दोस्तों बिंदुपाल। क्या नाम है? बिंदुपाल। कहां मिला ये नाम दोस्तों? चीनी लेखकों के द्वारा। कहां मिला? चीनी लेखकों के द्वारा। एक बार देखिए बेटा, एक बार इधर सामने देखने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक बार बिंदुसार के जो सभी नाम है उसके बारे में आप देख लीजिए, क्योंकि कई बार आपकी कई एग्जामों में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया। ध्यान देना बेटा, कई एग्जामों में इस बिंदु को लेकर के, बिंदुसार के नाम को लेकर के दोस्तों कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंदुसार को अमित्र घात किसने कहा या किस ग्रंथ में है, या फिर अपन कह सकते हैं कि सिंगसेन के नाम से किन ग्रंथों में बिंदुसार को जाना गया है। तो ये दोस्तों आपके कई नाम है जो बिंदुसार के हैं। बिंदुसार मौर्य वंश का राजा था, चंद्रगुप्त का बेटा था। एक बार आप इधर देखने का प्रयास कीजिएगा सामने ब्लैक बोर्ड की तरफ दोस्तों। मैं एक बार इनको और रिपीट कर देता हूं। देखिए, अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों बिंदुसार के बारे में। सबसे पहले मैंने इसका समय बताया कि बिंदुसार का मौर्य साम्राज्य के ऊपर या मौर्य साम्राज्य में बिंदुसार ने कितने वर्षों तक शासन किया, वो समय अपन ने देख लिया। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में आपका बिंदुसार मगध साम्राज्य का राजा बनता है। अब मगध साम्राज्य का राजा या मौर्य वंश का राजा बन जाता है बिंदुसार। तो कई इतिहासकारों ने या कई ग्रंथों में हमें इस भाई साहब के कई नाम हमें प्राप्त होते हैं। उनमें से आपके कुछ प्रमुख नाम है जो इस प्रकार है। सबसे पहले अपन देखते हैं, पहला आता है बिंदुसार का अमित्रोचेटस, जो आपके यूनानी लेखक है या यूनानी इतिहासकार है। उन इतिहासकारों ने बिंदुसार को क्या नाम दिया? अमित्रोचेटस। ध्यान देना, किसने? यूनानी लेखकों ने या इतिहासकारों अपने ग्रंथों में बिंदुसार को अमित्रोचेटस के नाम से पुकारा। दुनिया इस नाम से, यानी कि यूनानी लेखक इस नाम से इस भाई साहब को जानते हैं। उसके बाद में दोस्तों अमित्र घात में इसका नाम मिलता है। और ये नाम दोस्तों भारतीय इतिहास के महान विद्वान पतंजलि ने एक ग्रंथ लिखा, महाभाष्य। क्या लिखा? महाभाष्य। इस महाभाष्य में पतंजलि ने दोस्तों बिंदुसार को क्या नाम दिया? अमित्र घात। क्या नाम दिया? अमित्र घात। किसने कहा? पतंजलि ने। किसमें? महाभाष्य में। ध्यान देना दोस्तों, पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में बिंदुसार को दोस्तों क्या नाम दिया? अमित्र घात। उसके बाद में दोस्तों अगला नाम आता है मद्रसार। मद्रसार दोस्तों हमें कहां मिलता है? वायु पुराण के अंतर्गत। मैंने कल भी बताया था दोस्तों कि पुराण 18 है और उन 18 पुराणों में कल अपन ने देखा था कि विष्णु पुराण के अंतर्गत आपके मौर्य वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है ना। उसके बाद में दोस्तों तो ये मद्रसार जो नाम है आपके बिंदुसार का, वो कहां मिल रहा है? वायु पुराण के अंतर्गत। कहां मिला? वायु पुराण के अंतर्गत। उसके बाद में देखिए दोस्तों एक और नाम हमें प्राप्त होता है और वो नाम है दोस्तों आपका सिंगसेन। क्या नाम है? सिंगसेन। सिंगसेन दोस्तों जैन ग्रंथों के अंतर्गत आपके इस बिंदुसार का नाम हमें प्राप्त होता है। कहां मिलता है बिंदुसार का नाम? सिंगसेन। जैन ग्रंथों के अंतर्गत। कि जैन ग्रंथ या जैन इतिहासकार या साहित्यकार बिंदुसार को किस नाम से पुकारते हैं? सिंगसेन के नाम से पुकारते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे, बिंदुपाल। आपके बिंदुसार का हमें अगला नाम मिलता है बिंदुपाल। क्या नाम मिलता है? बिंदुपाल।
देखिए दोस्तों, बिंदुपाल हमें किसका नाम मिल रहा है? बिंदुसार का। और कहां से मिला यह नाम दोस्तों? चीनी ग्रंथों या चीनी लेखकों के अंतर्गत हमें बिंदुसार का नाम क्या मिलता है? बिंदुपाल। क्या नाम मिला बिंदुसार का? बिंदुपाल। तो दोस्तों यहां तक कोई समस्या नहीं है। एक बार और देख लीजिएगा, बिंदुसार के नाम है अमित्रोचेतस दोस्तों, यूनानी लेखकों ने कहा। और अमित्रघात दोस्तों पतंजलि के महाभाष्य में ये नाम प्राप्त होता है। मद्रसाहार दोस्तों हमें वायु पुराण के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। और सिंहसेन दोस्तों हमें जैन ग्रंथों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत अच्छा लगा। देखिए अगला है बिंदुपाल। ये दोस्तों हमें कहां मिला? चीनी ग्रंथों या चीनी लेखकों के द्वारा ये नाम दिया। दोस्तों इसको ध्यान रखना, क्योंकि कई बार डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहां से ऐसे कैसे एज इट इज, ध्यान देना बेटा कि एज इट इज आपके पेपर के अंदर ये क्वेश्चन, ये लाइन आपको मिल जाएगी। क्योंकि कई एग्जाम में ऐसा कैसे कई बार पूछा भी गया है। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले दोस्तों, देखिए आइए आप भी हमारे साथ मौर्य वंश के अंदर कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, एक बार दोस्तों मौर्य वंश में जाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। आनंद के साथ में दोस्तों हिस्ट्री को पढ़िएगा, क्योंकि एक इतिहास क्या है? कहानी है। जब अगर आपको एक कहानी के रूप में इतिहास को पढ़ते हैं दोस्तों, तो इतना आनंद और इतना मजा आता है कि अपन कुछ स्वर्ग की यात्राएं कर रहे हैं। क्यों कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना आनंद देता है, कभी आप इसमें बोर नहीं होंगे। और आनंद के साथ मजे लेकर के आप इतिहास को एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, कि दुनिया में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जितना अच्छा आप इतिहास मिलेगा। तो यहां से आगे चले, देखिए चलते हैं दोस्तों। अपन आगे बात कर रहे थे, सबसे पहले देखते हैं कि बिंदुसार का यूनानी, ध्यान देना बेटा, यूनानी शासकों के साथ संबंध। देखिए बेटा, एक बार अपन देखते हैं कि बिंदुसार का जो यूनानी राजा थे, अपन ने अभी बात की थी कि सिकंदर महान जो था उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया 325-26 ईसा पूर्व के लगभग, और उसने सिंध के राजा आम्बी और पुरु के राजा पोरस को पराजित कर दिया था। उस समय भारत के अंदर मगध के ऊपर आपका घनानंद नामक नाम का राजा शासन करता था। उसके बाद में जब सिकंदर की मृत्यु हुई, मृत्यु के उपरांत वहाँ का जो शासन था वो राजगृह किले के अंदर आकर के कुछ भागों में विभाजित हो गया। वहाँ उसका एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जो हमारे भारत के पश्चिमी उत्तर का जो क्षेत्र था वो सेल्यूकस निकेटर के शासन या उसके हाथ में आया। हाथ में आने के बाद मैंने बताया था कि सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में युद्ध हुआ था। उसके बाद में अपन देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार के यूनानी राजाओं के साथ में क्या संबंध, ध्यान देना बेटा, क्या संबंध है कि कैसे संबंध रहे, अच्छे रहे या बुरे रहे, क्योंकि आपके संबंध भी अच्छे ही है हमेशा, तो इसलिए इनके भी संबंध अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आप भी हमेशा अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, सभी के साथ में अच्छे संबंध बना करके रहने का प्रयास कीजिएगा, बहुत आनंद आता है। देखिए दोस्तों, अपन चलते हैं कि यूनानी लेखकों के साथ में इस भाई साहब के कैसे संबंध थे, बुरे थे या अच्छे थे, दोनों ही देख लेते हैं कैसे थे। देखिए बताने का प्रयास कीजिएगा। आप अगर अध्ययन कर रहे हैं तो मैं मानता हूं, देखता हूं कि मेरे जो छात्र छात्राएं हैं वो कितना पढ़ रहे हैं, एक बार बताने का प्रयास कीजिएगा कमेंट के अंदर आप। देखिए बेटा, देखते हैं, आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा मिस्र के राजा। मिस्र के राजा, जब बिंदुसार भारत के अंदर राजा था उस समय दोस्तों मिस्र का राजा था कौन? टॉलमी सेकंड।
कौन था बेटा? टॉलमी सेकंड। इसका हमें एक नाम और प्राप्त होता है और वो नाम कौन सा है दोस्तों? देखिए, फिलाडेल्फस। क्या नाम प्राप्त होता है? फिलाडेल्फस। ये नाम भी किसका है? टॉलमी सेकंड का। मिस्र का राजा कौन था? टॉलमी या फिलाडेल्फस। किसके समय? बिंदुसार के समय। यूनान यानी कि मिस्र नामक जो देश अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, और वहां का उस समय राजा कौन था? टॉलमी सेकंड। टॉलमी सेकंड कहां का राजा था? मिस्र का राजा था। इस भाई साहब ने, ध्यान देना बेटा, इस भाई साहब ने बिंदुसार के दरबार में, ध्यान देना बेटा, कि इसने, टोलमी सेकंड ने बिंदुसार के दरबार में एक दूत भेजा, राजदूत। राजदूत किसने भेजा? टोलमी सेकंड ने। अब उस दूत का क्या नाम था? देखिए बेटा, दूत का नाम था डायनोसिस। क्या नाम था? डायनोसिस। क्या नाम था बेटा? डायनोसिस। किसके दरबार में आया बेटा ये? बिंदुसार के दरबार। देखिए बेटा, एक बार इधर समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत अच्छा है कि यूनानी शासकों के साथ संबंध अपन बिंदुसार के देख रहे हैं। बिंदुसार के समय मिस्र नामक जो देश था, उसका राजा कौन था बेटा? टॉलमी सेकंड। कौन था? टॉलमी सेकंड, जिसको फिलाडेल्फस भी कहा जाता है। इस फिलाडेल्फस ने अपना एक राजदूत बेटा कहां भेजा? बिंदुसार के दरबार में। कहां भेजा? बिंदुसार के दरबार। बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत भेजा, उसका नाम था बेटा डायनोसिस। क्या नाम था? डायनोसिस। कई बार पूछा गया है कि मिस्र के राजा ने कौन सा दरबार, राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा? तो डायनोसिस नामक व्यक्ति को या राजदूत को टॉलमी सेकंड ने बिंदुसार के दरबार में भेजा। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले बेटा, देखिए, चले आगे। अगला देखते हैं बेटा, सीरिया का राजा। सीरिया का राजा। देखिए, राजा कौन था उस समय सीरिया का? सीरिया का राजा था एंटीयोकस। कौन था बेटा? एंटीयोकस प्रथम। बिंदुसार के समय सीरिया नामक देश का राजा कौन था बेटा? एंटीयोकस था। और एंटीयोकस ने एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। किसने? एंटीयोकस ने एक राजदूत किसके दरबार में भेजा बेटा? बिंदुसार के दरबार में भेजा। और उसका नाम क्या था? डायमेकस। क्या नाम था? डायमेकस। डायमेकस कहां गया? बिंदुसार के दरबार। ध्यान देना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, सीरिया देश है और इसका राजा बिंदुसार के समय कौन था? एंटीयोकस प्रथम। इसका राजदूत था, उसका नाम है बेटा डायमेकस। और ये डायमेकस किसकी दरबार में गया? बिंदुसार के दरबार में था। किस देश का? सीरिया नामक देश का राजदूत बिंदुसार के दरबार में था। उसका नाम था डायमेकस। राजा था उस समय एंटीयोकस प्रथम। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए बेटा, आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं कि बिंदुसार ने, ध्यान देना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटीयोकस से 3 वस्तुओं की मांग की।
कितनी वस्तुओं की बेटा? 3 वस्तुओं। पहली वस्तु थी, देखिए बेटा, मदिरा, ध्यान देना। दूसरी वस्तु थी बेटा सूखे अंजीर, और तीसरी वस्तु थी बेटा दार्शनिक। बिंदुसार ने बेटा, ध्यान देना, बिंदुसार ने ये वस्तुएं सीरिया के राजा से मांगी। एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिएगा, एक बार समझ लेते हैं बेटा कि बिंदुसार के समय सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम था और इसने अपना राजदूत डायमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में भेज दिया। भेजने के बाद में बिंदुसार ने सुना कि सीरिया के अंदर कुछ चीजें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ध्यान देना बेटा कि कुछ चीजें ऐसी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा उस समय तत्कालिक समय के अंदर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और उन प्रसिद्ध चीजों को देखकर बिंदुसार ने अपने लिए भी कुछ चीजें मंगवाई। अब वो चीजें मंगवाई, वो चीजें कौन कौन सी है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बिंदुसार ने सीरिया से कौन सी चीज नहीं मंगवाई। तीनों ऑप्शन में है होंगे और चौथी ऐसी होगी जो नहीं मंगवाई होगी। इसलिए ध्यान देना बेटा कि ये चीजें बिंदुसार ने सीरिया के राजा से ये वस्तुएं मंगवाई। देखिए बेटा, पहली वस्तु थी मदिरा। कौन सी थी बेटा? पहली वस्तु थी मदिरा। दूसरी वस्तु है सूखे अंजीर, कुछ ऐसे जो अपने ड्राई फ्रूट होते हैं, ऐसी कुछ वस्तु है जो सीरिया के अंदर पाई जाती थी। ये वस्तु भी बिंदुसार ने एंटीयोकस प्रथम से मांगी। उसके बाद में तीसरी वस्तु है दार्शनिक। दार्शनिक आप जानते हैं। देखिए, ये तीनों चीजें बिंदुसार ने सीरिया के राजा से अपने दरबार में मांगी। देखिए बेटा, एंटीयोकस ने बिंदुसार को कहलवा भेजा कि सीरिया में जो चीजें हैं वो मैं आपको भेज दूंगा। सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम ने मदिरा, ध्यान देना बेटा, मदिरा और सूखे अंजीर दोनों वस्तुएं तो बिंदुसार के दरबार में भिजवा दी, लेकिन तीसरी जो वस्तु थी दार्शनिक, वो एंटीयोकस प्रथम ने दार्शनिक को बिंदुसार के दरबार में नहीं भेजा। अब क्यों नहीं भेजा? कारण जानो बेटा। देखिए, इसलिए नहीं भेजा कि एंटीयोकस ने कहा कि सीरिया के संविधान में दार्शनिक को दूसरे देशों में भेजने की अनुमति नहीं है, यानी कि सीरिया कभी भी अपना दार्शनिक दूसरे देश में भेज नहीं सकता। कोई बात नहीं, बिंदुसार ने कहा जो चीजें आई वही अच्छी है, और दार्शनिक ऐसे बिंदुसार के दरबार में नहीं पहुंचा। देखिए बेटा, एक बार और देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है। कई बार डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, सीरिया के राजा जब बिंदुसार भारत में मगध के ऊपर शासन कर रहा था, उस समय सीरिया का राजा एंटीयोकस प्रथम था। संबंध बहुत अच्छे थे, कोई समस्या नहीं थी। इसका एक दूत है डायमेकस नामक व्यक्ति, वो आपके बिंदुसार के दरबार में कहाँ पहुंचा? मगध या भारत पहुंच गया। संबंध अच्छे थे बिंदुसार और एंटीयोकस प्रथम के। तो बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 वस्तुओं की मांग की। कितनी वस्तुओं की? 3 वस्तुओं। तीनों वस्तुएं हैं मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक। बिंदुसार ने कहलवा भेजा कि सीरिया के राजा से कि ये वस्तुएं मेरे दरबार में जल्दी से जल्दी पहुंचा दी जाए। सीरिया के राजा एंटीयोकस प्रथम ने दोस्तों 2 प्रथम जो वस्तुएं थी मदिरा और सूखे अंजीर, दोनों वस्तुएं जितनी जल्दी हो सके बिंदुसार के दरबार में भिजवा दे। लेकिन जो तीसरी वस्तु थी दोस्तों, कौन सी? दार्शनिक।
वो वस्तु दोस्तों अभी मतलब उस समय बिंदुसार के दरबार में नहीं भेज पाए। क्यों? क्योंकि एंटियोकस ने कहा कि सीरिया के संविधान या सीरिया देश में ऐसा कोई नियम और कानून नहीं है कि वो दार्शनिक को कहां भेजे, दूसरे देशों में भेजे। और ऐसा कह करके बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस प्रथम ने क्या नहीं भेजा, दार्शनिक नहीं भेजा। तो यहां तक कोई समस्या नहीं बेटा। अब अपन आगे चलने का प्रयास करें। चलिए देखिए बेटा, आगे बात आती है कि बिंदुसार के और क्या है। देखिए बेटा, बिंदुसार जब राजा था दोस्तों उस समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ। ध्यान देना बेटा, बिंदुसार जब आपके मगध का राजा था उसके शासन काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। इसके बारे में देखते हैं, कई बार, हजारों बार, लाखों बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आया हुआ है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को देखा है एग्जाम में आते हुए, पेपर के अंदर आते हुए। इसलिए दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखना कि क्या है तक्षशिला विद्रोह। देखिए, एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान। कौन सा? दिव्यावदान। इसके अनुसार बताया गया है दिव्यावदान में कि तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। कितने बार बेटा? 2 बार विद्रोह हुआ। ध्यान देना, दिव्यावदान के अनुसार तक्षशिला में कितनी बार विद्रोह हुआ? 2 बार विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह को दबाने के लिए पहली बार बिंदुसार ने अशोक को भेजा। किसको भेजा? अशोक। बिंदुसार का बेटा था अशोक, और अशोक को विद्रोह दबाने के लिए किसने भेजा? बिंदुसार। कहां भेजा? तक्षशिला। कहां भेजा बेटा? तक्षशिला। किसको भेजा? अशोक को भेजा। और दूसरी बार, ध्यान देना बेटा, दूसरी बार बिंदुसार ने, जब तक्षशिला में दूसरा विद्रोह हुआ तो बिंदुसार ने अपने बेटे सुसीम को भेजा। किसको भेजा? सुसीम को भेजा। ध्यान रखना बेटा, पहली बार अशोक, दूसरी बार कौन? सुसीम। जब अशोक पहली बार पहले विद्रोह को दबाने गया तो वो उस समय उज्जैन का गवर्नर था। ध्यान देना बेटा, क्या था? गवर्नर। उज्जैन का गवर्नर कौन था? अशोक। कब? जब अशोक ने तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए वो गया था, उस समय कहां का गवर्नर था? उज्जैन का गवर्नर था। ध्यान रखना, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए बेटा, बिंदुसार का प्रधानमंत्री शुरुआत में कौन था? चाणक्य था। शुरुआत में कौन था बेटा? चाणक्य। ध्यान रखना कि जब बिंदुसार राजा बना तो उसके शुरुआती समय में मगध का राजा या बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चाणक्य के बाद में दोस्तों बिंदुसार का प्रधानमंत्री बनता है राधा गुप्त। कौन बना? राधा गुप्त। चाणक्य के बाद में बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बना बेटा? राधा गुप्त प्रधानमंत्री बना। और ध्यान देना बेटा कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का, बिंदुसार जो राजा था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बेटा।
देखिए बेटा, एक बार बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला एक स्थान है और उस तक्षशिला नामक स्थान पर बिंदुसार के शासन काल में 2 बार विद्रोह हुआ। कितनी बार विद्रोह हुआ बेटा? 2 बार। जब 2 बार विद्रोह हुआ तो पहली बार विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को कहां भेजा? तक्षशिला भेजा, और अशोक ने उस विद्रोह को दबा करके वापस आ गया। जब अशोक तक्षशिला गया विद्रोह को दबाने के लिए बेटा, तो वो उस समय क्या था? उज्जैन का गवर्नर था या उज्जैन का उपराजा था। कौन? अशोक। फिर दूसरी बार जब तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ तो इस बार बिंदुसार ने अपने दूसरे बेटे सुसीम को कहां भेजा? तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए भेजा। बिंदुसार का जब शासन संभाला, बिंदुसार ने राजा बना, तो उस शुरुआती समय में दोस्तों बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य या चाणक्य इसका शुरुआती प्रधानमंत्री था। लेकिन जैसे ही चाणक्य की मृत्यु हो गई और मृत्यु के उपरांत बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन बनता है दोस्तों? राधागुप्त नामक व्यक्ति बिंदुसार का प्रधानमंत्री बनता है। उसके बाद में बेटा बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का क्या था? अनुयायी। बिंदुसार न जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख हिंदू किसी भी धर्म को नहीं मानता था। किस धर्म को मानता था या संप्रदाय को? आजीवक संप्रदाय को मानने वाला राजा था। तो यहां तक बेटा कोई समस्या नहीं है, समस्या थोड़ी है, यहां तक नहीं है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों आपके साथ में इतिहास पढ़ करके और पढ़ा करके। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी अंदाज के साथ, इसी जोश के साथ। आप भी तैयार होकर के रहा करो बेटे, और पढ़ाई इतनी अच्छी तरीके से कीजिएगा कि दुनिया भी ये कहने लगे कि यार ये क्या कर रहा है। तो ध्यान रखना बेटा कि पढ़ाई से कभी मन मोह मत करना। अगर आप दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से प्यार करो बेटा, तो वो सिर्फ आप अपने किताबों से एक बार करके देखिएगा। वो आपको इतने प्यार करेगी बेटा कि जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगी। क्योंकि इंसान से जब आप प्यार करते हैं तो बेटा कभी ना कभी वो आपको छोड़ करके चला जाता है, लेकिन एक बार आप अपने किताबों से या शिक्षा से प्यार करके देखिए, जीवन भर आपका साथ देगी बेटा। इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप पढ़ने का पूरा प्रयास कीजिएगा, मेहनत आप करते रहिएगा, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा कभी मत करो। क्यों? क्योंकि भगवान जब हमें कर्म करेंगे तो फल वो अपने आप देगा बेटा। तो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, नमस्कार।